हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था इंग्लिश स्पेशल बैच को लेकर के, वो बैच हमारा काफ़ी बेहतरीन तरीके से शुरू हो गया है और मैं उसी का ये जो पार्ट है वो दे रहा हूं। बेसिकली अगर हम पिछली वीडियो की बात कर लें तो उसमें हमने ये बताया था कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए क्या पर्पस होता है क्वेश्चन पूछने का, अगर खास करके इंग्लिश पे फोकस किया जाए तो मालूम यही चलता है किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सब में सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 3 सेक्शन के लिए बात हमने खास करके किया था, एक आपका वोकैबुलरी, दूसरा ग्रामर और तीसरा कम्प्रीहेंशन। राइट, तो हम बात आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं ग्रामर का बात। ठीक है, ग्रामर की बात करने जा रहे हैं। तो ग्रामर बेसिकली एक जो भी टॉपिक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर है और आपके एग्जामिनेशन में बेहतरीन लेवल पे बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। राइट, अगर हम ग्रामर को समझना चाहे तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझना जरूरी है। अगर हम इस टर्म को नहीं समझे तो हमारी सारी की सारी बातचीत जो है वो डाउट में जाएगी। ठीक है, और इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा पर्पस ये होता है, आप चीज़ों को रिलेटिवली जोड़ते हुए चले, खुद ब खुद जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच मालूम चल जाता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे और इंग्लिश को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और मैं आप सभी के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्ते की तलाश है, फिर भी तुझे रास्ते की तलाश है, आज फिर से मंजिलों ने पुकारा है। तो इसी बातचीत के साथ हम आज का क्लास शुरू करना चाहेंगे और समझते हैं आज का खेल। सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हमारा ये जो इंग्लिश है, इस इंग्लिश को समझ के चलते हैं तो ये हमारा सबसे पहला बातचीत क्या है, लैंग्वेज। सबसे पहले बातचीत जो है वो लैंग्वेज से शुरू होगी। हम इस इंग्लिश का जोड़ क्या रहे हैं तो बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन। राइट, जब अगर हम इस इंग्लिश को समझते हैं तो ये हमारा लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज होता क्या है, इसको हम कहते हैं अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। राइट, तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये पूछा जाता है पेपर में दो प्रकार से। एक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव अप्रोच। क्लियर है? आइए, तो हमारे पेपर में जो है वो पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच पूछा जाता है पेपर में। ठीक, ये लैंग्वेज अगर हम समझ के चलें तो लैंग्वेज जहां से भी आती है वो बेसिकली हमारा ग्लॉट होता है और ग्लॉट से हम लोग का जो भी प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है सर, वो साउंड होता है। राइट, अगर हम इस साउंड को मेंशन करना चाहे, लिखना चाहे तो उसके लिए हम लोगों को मिलता है स्क्रिप्ट। हम लोग जिस भी पेपर में कोई चीज़ को मेंशन करते हैं, जिस भी तरह से मेंशन करते हैं वो हमारा स्क्रिप्ट होता है। अगर हम इस स्क्रिप्ट को समझे तो ये होता क्या है, किसी भी लैंग्वेज का राइटिंग स्टाइल क्या होता है, लिखने का जो शैली होता है, लिखने का जो स्टाइल है, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। राइट, अब अगर हम इस स्क्रिप्ट को समझे तो स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग स्टाइल, और राइटिंग स्टाइल को कवर करने के लिए हम लोग को सिंबल की जरूरत पड़ती है और इसी सिंबल को हम जिस नाम से जानते हैं उसको हम बेसिकली कहते हैं लेटर्स। क्या बोलते हैं, लेटर्स। राइट, अगर हम इस लेटर को समझे तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26। ठीक है, और अगर हम इस 26 लेटर को देख करके चले तो हमको समझ आता है कि इस पूरे के पूरे ग्रुप को हम कहते क्या है, इसको हम लोग अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, अगर हम इस अल्फाबेट को ग्रुप कह रहे हैं तो फिर इसका कायदे से प्लूरल बनाना होगा क्या, गलत। इसलिए पेपर में पूछा गया है कि बताइए अल्फाबेट अगर लिखा हुआ है तो क्या ये लिखना सही है या गलत। तो
आप कहेंगे सर ये जब ग्रुप ही है तो इसका प्लूरल तो हम कतई नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आपका अल्फाबेट्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी बातचीत क्या होगी, अल्फाबेट होगी, राइट। अगर इस अल्फाबेट को हम समझें, ये दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं वॉल्स, क्या बोलते हैं, वॉल्स बोलते हैं, VOWELS, ठीक है। और इस अगर 26 लेटर में से अगर हम वॉल्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका होता जो भी है ये A, E, I, O और U होता है, और बाकी जितने सारे बच गए 26 लेटर में से उसी को हम जिस नाम से जानते हैं वो हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है। क्लियर है। इस कॉन्सोनेंट्स की बात करें, जितने सारे रेस्ट बच गए इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। क्लियर। तो अब अगर हम इस वॉल्स और कॉन्सोनेंट की बात करें तो ये जो हमारा साउंड है, साउंड एक अलग ही तरीका है और साउंड को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने साउंड नहीं समझा तो काफी बातचीत अधूरी होगी और आपको स्पेलिंग एरर जो है बहुत परेशान करेगी, राइट। तो अगर हम इस साउंड को समझें, इंग्लिश में टोटल साउंड जो है आपके होते कितने हैं, 44 साउंड होते हैं, राइट। और ये 44 साउंड में अगर हम समझें तो 20 आपका वॉवेल साउंड होता है, ठीक है, और 24 आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है, राइट। तो ये साउंड को हम लोग को समझना है क्योंकि इससे हम लोग की प्रोनाउंसिएशन पे काफी असर पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसकी स्पेलिंग टेस्ट में खास करके बात करूंगा। तो यहां तक की बातचीत क्लियर होगी कि जो भी आपका ग्रुप है, ग्रुप को हमने दो प्रकार से तोड़ा, एक वॉवेल्स और दूसरा क्या, कॉन्सोनेंट। अगर हम इस पूरे को मिलाकर के चलते हैं तो हमारा जो भी टर्म तैयार होता है इसको हम जिस नाम से जानते हैं वो क्या है, आपका वर्ड। तो आइए बात करते हैं वर्ड क्या होता है, राइट। तो वर्ड क्या होता है इस चीज को हम समझते हैं। यहां पर देखिए, जब अगर हम वर्ड की बात करें तो अगर हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को मिला दें और उससे अगर हमारा जो भी मीनिंगफुल, ध्यान दीजिएगा, मीनिंगफुल एलिमेंट तैयार हुआ उसी को हम बोलेंगे वर्ड, उसी को बोलेंगे वर्ड। यानी अगर हम यहां लिख करके चलें तो हमने लिखा अ मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का मीनिंगफुल यूनिट क्या कहलाएगा, हमारा वर्ड कहलाएगा। अगर हम इस एलिमेंट को समझें इसको हम लोग यूनिट भी बोल सकते हैं, राइट। हम कुछ एग्जांपल लेकर चलना चाहेंगे। हमने आपके लिए एग्जांपल लिखा ARC, ARC। अब इस अगर हम आर का बात करके चलते हैं, इसका मतलब चाप होता है, आप जानते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंज करके चलें तो हमने लिखा CAR, इसका मतलब ही अपना कार होता है और ये आपका भी वर्ड है, ये दोनों ही क्या है, वर्ड है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे RAC तो क्या इसका कोई मतलब है, तो बोलेगा नहीं सर इसका तो मतलब नहीं है। यानी ये दोनों हमारे वर्ड हैं लेकिन ये वर्ड नहीं है। क्लियर है। आगे तो ये कहने की बात है कि मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ लेटर्स को ही हम वर्ड कहते हैं। और अगर हम इस यूनिट को समझें तो यूनिट को समझने का तरीका हुआ जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिस नाम से जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। हिंदी में इसको हम लोग शब्द भेद के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलिए तो बात हम लोग लेकर के चलना चाहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। आप छोटी छोटी बातों को समझते हुए चलें और आपकी इंग्लिश बेहतरीन लेवल पर तैयार होगी। अगर हम बेसिक मैसेज के साथ, बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ अगर हम इंग्लिश के हर एक टर्म को समझें तो इंग्लिश काफ़ी खूबसूरत है और समझना बेहद ही आसान है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। तो दिल थाम करके रखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के टर्म के लिए, राइट। आइए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जब भी अगर हम कोई भी सेंटेंस कवर करते हैं उसमें जो वर्ड होता है वह बेसिकली एक यूनिट होता है, राइट। और अगर उस यूनिट को समझे यहाँ पर तो यूनिट ही हमारा कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये संख्या में होते कितने हैं, 8। कितने होते हैं, 8। इसमें कैटेगरी हम मेंशन करना चाहेंगे। पहली कैटेगरी नाउन, सेकेंड
प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रेपोजिशन, सेवेंथ कंजंक्शन और एट्थ इंटरजेक्शन। ये 8 कैटेगरी है हमारे, और यही हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है। राइट, ये छोटी बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे बेसिक टर्म है और इसी पे पूरी की पूरी इंग्लिश जो है आधारित है। ठीक है, बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। जिस तरह से आप अगर घर के छत पर जाते हैं तो आपको स्टेयर का सहारा लेना पड़ता है, उसी तरह से इंग्लिश को समझने के लिए 3 स्टेजेस बने हुए हैं। पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटर, पहला क्या बोलते हैं, लेटर्स। दूसरा आपका जो है जिसको हम बोलते हैं वर्ड, और तीसरी चीज जो है आपकी बातचीत सेंटेंस से होती है। और यही 3 चीज को हम समझना है और फिर हम लोग को इंग्लिश आसान हो जाएगी। आइए, जब हम नाउन की बात करके चलते हैं तो नाउन को अगर डिफाइन करके थोड़ा सा चले तो हमने लिखा नेमिंग वर्ड। हालांकि जो नेमिंग वर्ड है वो होता है, थोड़ी सी यहाँ बार बातचीत अलग होगी जब मैं टॉपिक को रिलेटिवली जोड़ूंगा। प्रोनाउन का मतलब होता है रिप्रेजेंट्स अ नाउन। नाउन को रिप्रेजेंट करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। एडजेक्टिव का मतलब हुआ टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्लियर। अगर हम वर्ब की बात करें तो ये बेसिकली एन एक्शन वर्ड और स्टेट ऑफ बीइंग, कोई काम करने की या होने की जो तरीका होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अगर हम इस एडवर्ब को समझेंगे, ठीक है, तो हमने कहा समथिंग इज एडेड विथ द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। हालांकि और भी बहुत सारा बातचीत है, मैं इसको आगे बताना चाहूंगा चैप्टर पे। प्रेपोजिशन की बात करके चलते हैं, इसको बोल सकते हैं टू मेक रिलेशन, टू मेक रिलेशन विथ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अगली बातचीत कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है, इन सभी चीजों को कनेक्ट करना। कंजंक्शन का काम ही है चीजों को कनेक्ट करना। ठीक है, चाहे वो आपका वर्ड हो, फ्रेजेज हो या फिर क्लॉजेज हो। राइट। इंटरजेक्शन की बात करेंगे, ये हमारा सडन फीलिंग होता है, सडन फीलिंग। ठीक है, जो अचानक से हम लोग फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड सडन फीलिंग, को ही हम लोग इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ओ, ठीक है, ये जो ओ है ये आपका क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। हुर्रा, ठीक है, ये क्या है आपका, इंटरजेक्शन हो गया। ये छोटी छोटी बात हम लोग यहाँ पर समझ के चले। अगर मान लीजिए ये पंखा चलते चलते मेरे सिर पे गिर जाए, आपके मुंह से कुछ आवाज आएगी, जो भी आवाज आएगी दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो ये हमारी सारी की सारी बातचीत जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के है। अब अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे और लेकर के चलना चाहें तो अगली हमारी बातचीत जो है वर्ड के बाद शुरू होती है सेंटेंस की। अगली बातचीत जो है हमारी शुरू होती है सेंटेंस से। यानी सबसे अगर बेसिक हिस्सा कहा जाए तो इंग्लिश का लेटर है, जो कि वहीं से आपका शुरुआत होता है। लेटर के बाद वर्ड और वर्ड के बाद आपका जो है सेंटेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और किसी भी पेपर में आपको सेंटेंस ही समझ आता है, वही लिखा हुआ रहता है। अगर आपने सेंटेंस को समझ लिया तो कहानी पूरी की पूरी आसानी होगी। आइए हम अगर सेंटेंस को समझें तो काफी खूबसूरत माहौल रहेगा हमारा। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। राइट, यानी जब हम लोग
जब हम लोग वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप तैयार करते हैं जो कंप्लीट मीनिंग देता है, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, वही उसी को हम लोग सेंटेंस कहेंगे, अदरवाइज नहीं। ये परीक्षा जो है इस सेंटेंस को दूसरे हिसाब से पूछती है, जिसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को अगर हम समझें, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर, राइट। और इस स्ट्रक्चर को परीक्षा आपको जिस नाम से पूछती है वो आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकॉर्ड, राइट। और इसको छोटे फॉर्म पे समझे तो यही हमारा है सिंटेक्स। हालांकि ये टॉपिक अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस टॉपिक को हर एक टर्म में जोड़ करके चलूंगा और फिर वहीं से आपको ये पूरा का पूरा सिंटेक्स कवर हो जाएगा। क्लियर है? आइए, अगर हम इस अरेंजमेंट को समझें तो इस अरेंजमेंट के लिए जो है हमारा जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं सर? सब्जेक्ट। इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्पीकर बोलते हैं डूअर, राइट। दूसरी बात अगर करके चले, सब्जेक्ट के बाद आपका कैटेगरी है जो कि ऑब्जेक्ट का है, और उसके बाद आपका कैटेगरी वर्ब का है, राइट। लेकिन अगर हम इस वर्ब की बात करें, लिखा तो गया है थर्ड पॉइंट पे, लेकिन इसके बिना कभी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, राइट। और एक लाइन कहा जाता है, ठीक है, वर्ब के लिए कि विदाउट वर्ब नो सेंटेंस इज फॉर्म्ड, राइट। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं होता है। मतलब वर्ब इंपॉर्टेंट है, ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये तीनों ही बेसिक बात है। अब इस चीज को समझ के चलेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो एक्शन करता है, यानी अगर हम ये कहें इसके बारे में, अ वर्ड दैट इज द डज ऑफ एन एक्शन। ठीक है, एक्शन को करने वाला वर्ड जो होगा दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है? और सब्जेक्ट के काम से, ये जो काम करेगा एक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे, राइट। अगर हम इस वर्ब की बात करें तो वर्ब भी बहुत अलग अलग तरह का होता है, मैं बताऊंगा। और अगर सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके जिस पर भी इफेक्ट डालता है उसी को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? आइए, तो अगर हम इस वर्ब की बात करें तो वर्ब जो है बेसिकली दो प्रकार का हमने मेंशन किया, एक लिखा गया हेल्पिंग, ठीक है, और दूसरा लिखा गया मेन वर्ब। एक हुआ हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हुआ आपका मेन वर्ब, राइट। अब अगर हम इस मेन वर्ब को लेकर के चलें तो इसके फॉर्म्स आपके सामने रखे जाते हैं, इसके फॉर्म्स आपके सामने रखे जाते हैं। मैं फिलहाल लिख देता हूं V1, V2, V3, V4 और V5। ये आपके फॉर्म जो है मेंशन होते हैं, इस चीजों को आप समझ के चलिएगा मेन वर्ब के लिए, राइट। अगर हम हेल्पिंग की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में आपका बहुत सारा कैटेगरी आता है, बी, हैव, डू, ये सारे के सारे बहुत सारे कैटेगरी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। तो यहाँ तक की बातचीत आई थिंक क्लियर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर। तो आगे की बातचीत हमारी जो है वो सेंटेंस के टाइप पे होगी, यानी अब हम लोगों को ये देखना है कि आखिर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे सेंटेंस एनालिसिस। सेंटेंस को हम लोग एनालाइज करेंगे इन सभी चीज़ों के साथ, तब तक हम लोगों का ये सारा का सारा खेल जो है इस्तेमाल होता है। यानी अगर आप इन सभी चीज़ों को देख करके चलें तो सेंटेंस के बारे में क्या समझ आता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस सेंटेंस को समझ के चलते हैं, अगर हम इस सेंटेंस के टाइप को समझ के चलते हैं तो सेंटेंस बेसिकली तीन टाइप का होता है। सेंटेंस बेसिकली तीन टाइप का होता है। एक को हमने कहा सिंपल, पहले को क्या कहा? सिंपल, राइट। दूसरी कैटेगरी जिसको हमने कहा कंपाउंड,
दूसरी कैटेगरी क्या है? कंपाउंड है। और तीसरी कैटेगरी को हमने कहा कॉम्प्लेक्स, राइट। अब ये जो सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सिंपल सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं। मैं बारी बारी से इसको दिखाना चाहूंगा। सिंपल सेंटेंस में पहली कैटेगरी जो हमारे सामने आती है, राइट, जिसको हम बोलकर चलते हैं असर्टिव। क्या बोलकर चलेंगे? असर्टिव। ध्यान समझ के चलिएगा। सिंपल सेंटेंस का पहला टाइप जिसको हमने कहा असर्टिव सेंटेंस, राइट। अगर हम इस असर्टिव की बात करें तो ये असर्टिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं। एक को हमने कहा अफर्मेटिव। क्या बोला? अफर्मेटिव, राइट। अफर्मेटिव। और दूसरा जो सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव का ही अफर्मेटिव, और दूसरा सेंटेंस निगेटिव। अगर हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस को समझना चाहें तो इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट नजर आता है, उसके बाद आपको HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर मेन वर्ब हो सकता है, फिर आपका जो है ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव की बात करके चलें तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी अगर निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग के बाद हम नॉट लगाते हैं और वही हमारा निगेटिव होता है। तो सब्जेक्ट लिखा हमने, हेल्पिंग के बाद हमने क्या लगाया? नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर क्या लिखा? ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। क्लियर है? अगर हम यहां पर एग्जांपल लिखना चाहे तो समझ आएगा। हमने कहा राधा विल डांस, ठीक है। राधा विल डांस, ठीक है। ये राधा सब्जेक्ट, ये विल आपका है हेल्पिंग और ये आपका मेन वर्ब हुआ। क्लियर है? तो ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ। अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो हमने लिखा राधा विल नॉट डांस, ठीक है। इसका मतलब यहां पर ये सेंटेंस जो है निगेटिव हमारा तैयार हो गया। तो ये पहली कैटेगरी सिंपल के लिए असर्टिव। दूसरा कैटेगरी जो है जिसको हमने मेंशन किया जिस नाम से, वो है आपका इंटरोगेटिव। क्या बोला हमने? पढ़ के सुनाइए। इंट्रोगेटिव। देखिए, जब अगर आपको लैंग्वेज सीखना है तो लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे साथ साथ आपको बोलना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लैंग्वेज को सीख पाएंगे। क्लियर है? आइए तो इंट्रोगेटिव की बात करके चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले जो है अगर कैटेगराइज करेंगे तो यहां भी 2 प्रकार की कैटेगरी सामने आती है। एक को हमने कहा क्लोज इंडेड। क्या कहा? क्लोज इंडेड। एक को हमने कहा क्लोज इंडेड, राइट। और दूसरे को हमने कहा ओपन इंडेड। अब गौर फरमाइएगा, ये ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड क्या है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं, सुन रहा है ना तू, क्या तुमने ताजमहल देखा है? क्या तुमने ताजमहल देखा है? तो आप बोलेंगे यस या फिर नो। यानी आप बिल्कुल क्लोज ही इस बात के लिए कि हमको इसके अलावा कोई आंसर नहीं देना है। दैट इज कॉल्ड क्लोज इंडेड सेंटेंस। यानी अगर हम इस अफर्मेटिव को यहां पर अगर लिखना चाहे तो इस हेल्पिंग को सब्जेक्ट के पहले रखना होगा, राइट। तो हमने यहां लिखा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, राइट। उसके बाद हमने मेंशन किया सब्जेक्ट, तब आपका मेन वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दैट इज कॉल्ड हमारा क्लोज इंडेड तैयार हो गया, ठीक है। और हम अगर सवाल लिखे जो अभी हमने पूछा था, हमने कहा हैव यू सीन द ताज, ठीक है। हैव यू सीन द ताज। तो आप हमको बताइए, ये जो लिखा हुआ है हैव, ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया, यही बन गया सर क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्लियर है? अब अगर मैं ये कहूं आपसे कि आपने ताजमहल में क्या देखा है, तो बोलेंगे सर मैंने वहां की खूबसूरती को देखा है, मैंने मुमताज को देखा है। अरे मुमताज को कैसे देख लिए? फिर तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये ओपन इंडेड की अगर हम बात करके चले तो इसी सेंटेंस में हम जो है स्टार्टिंग में मेंशन करते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखा हमने? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग, फिर सब्जेक्ट और फिर क्या? मेन वर्ब, और तब आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, राइट। और ये हमारा ओपन इंडेड सेंटेंस होता है, क्योंकि आप इसके लिए बहुत ही एकदम क्लियर है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। वहां की खूबसूरती देखा, वहां के संगमरमर देखा, वहां की, है ना, बहुत सारी चीजों को देखा आपने, तो ये ओपन इंडेड हुआ। अगर हम इसी को लिखना चाहे तो हमने कहा व्हाट हैव यू सीन
व्हाट हैव यू सीन, तुमने क्या देखा, ठीक है, तुमने क्या देखा। तो ये हमारा जो भी हुआ ये आपका ओपन इंडेड हुआ। तो हमने बात किया सिंपल सेंटेंस, आपका पहला टाइप असर्टिव, दूसरा टाइप आपका इंटेरोगेटिव। क्लियर है? आइए बात अगली तरफ करके चलते हैं। सिंपल सेंटेंस का अगला जो टाइप है उसके बारे में हम यहां पर मेंशन करेंगे। थर्ड टाइप जिसको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोल के चलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। ध्यान दे करके चलिएगा। ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इंपरेटिव सेंटेंस के लिए जब भी अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता, लेकिन सिर्फ वर्ब के साथ सेंटेंस हो सकता है और उसी का नाम जो है इंपरेटिव होता है। राइट? अगर ये इंपरेटिव समझे तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम मेंशन करना चाहें तो ये सबसे पहले लिखा जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, और यही हमारा तैयार होता है इंपरेटिव सेंटेंस। अगर हम इसकी निगेटिव बात करें तो इसके लिए हम लोग को लिखना पड़ता है डोंट, राइट, उसके बाद लिखेंगे V1, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को लोग लिख देते हैं डू नॉट, लेकिन दोनों अलग अलग बात है, ध्यान देकर चलिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर इन सारी की सारी इंपरेटिव सेंटेंस को अगर हम याद रखना चाहें तो इसके लिए कीवर्ड रोका वीडिंग से पहले, कीवर्ड क्या लिखा गया है? रोका वीडिंग से पहले। अगर हम आर का मतलब समझें तो आर का मतलब होता है रिक्वेस्ट, ओ का मतलब ऑर्डर, सी फॉर कमांड, ए फॉर एडवाइस, डब्ल्यू फॉर विश और पी फॉर प्रपोजल। राइट? यानी कहने का मतलब है ये इंपरेटिव सेंटेंस को याद रखने के लिए ये आपका जो भी है इसको हम क्या कहेंगे? कीवर्ड है, और इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंस को। हालांकि इंपरेटिव सेंटेंस जो है अगर हम देखें तो हमारे टोन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टोन पे। ठीक है, और उस टोन के साथ ही हम लोग जो है इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं। खैर, मैं ज्यादा दूर अभी नहीं लेकर जाऊंगा, छोटी छोटी बातों को फिलहाल समझें। राइट? अगली बात करना चाहेंगे नंबर 4 जिसको हमने कहा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। राइट? अगर हम इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझें तो क्या समझ आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिससे ब्लेस, कर्स, विश, प्रे, ठीक है, प्रे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रे ऐसे लिखेंगे PREY, इसका मतलब हो जाता है स्वीकार। ठीक है जी, चलिए तो समझ के चलेंगे। यहां पर मैं जो बता रहा हूं ब्लेस, कर्स, विश और प्रे, ये आपका जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी समझना है जरा ध्यान से। अगर हम ये लिखें इसके स्ट्रक्चर तो किसी भी सेंटेंस के आगे आपको नजर आएगा मे, और अगर मे नजर नहीं आता है फिर भी आपको समझना है कि मे लिखा हुआ है, प्लस V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और यही आपका जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस के दायरे में आता है। ठीक है, बेसिकली लोग जो इस बात को रट लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको लिख करके डिफाइन करना चाहूंगा। अगर मैंने लिखा गॉड खाली जगह यू, तो यहां पर आप समझेंगे अगर ऑप्शन दिया गया है ब्लेस और फिर लिखा गया है ब्लेसेज, तो हमको बताइए ये दोनों में से क्या होगा? आप कहेंगे सर भगवान तो एक ही है। ध्यान से सुनिएगा, इसी चीज को लोग रटते हैं, भगवान तो एक ही है, राइट, लेकिन अगर भगवान एक है तो लगना क्या चाहिए? ब्लेसेज, लेकिन हम लगाते क्या है? ब्लेस। अब ये बात तो फंस गई सर, अगर ये सिंगुलर है तो हम लोग को सिंगुलर लगाना चाहिए, और हम जैसा कि जानते हैं अगर वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ दें तो ये बन जाता है हमारा सिंगुलर। राइट? लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसको लिख करके चले तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। हाँ या ना? यस। तो अगर ये आपका सिंगुलर है, होना चाहिए था ये ब्लेसेज, लेकिन लिखा जा रहा है ब्लेस, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ राज की बात है। आइए समझते हैं। ये जो भी सेंटेंस है, अगर आपको कोई कहता है गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब वो आपके लिए ब्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से प्रे कर रहा है, तो ये प्रे वाला सेंटेंस हमारा ये होता है ऑप्टेटिव। और इस सारे सेंटेंस के पहले एक वर्ड छिपा रहता है, वो कौन सा है?
मे, राइट। अगर हम इस मे को समझे, यानी ये मे यहाँ लिखा है नहीं, फिर भी आपका यहाँ पर है, और इसी वजह से हम लोग इस वाले को नहीं, इस वाले को चूज करते हैं। इसी वजह से लिखा जाता है गॉड ब्लेस यू। बात समझ रहे हैं? गॉड ब्लेस यू, ये सेंटेंस आपका जो है लिखा जाता है। क्लियर है? चलिए, ये छोटी सी बात हो गई हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेकर के। बढ़ते हैं अगला सेंटेंस सिंपल का ही, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी। सभी लोग बोलेंगे इस चीज को एक्सक्लामेटरी, ठीक है। इस एक्सक्लामेटरी की अगर हम बात करें तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है, आइए देखते हैं। नंबर 5, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है बेसिकली हमारे फीलिंग को ही रिप्रेजेंट करता है, और ये दो टाइप का होता है। एक को हमने कहा सबसे पहले आपको मिलेगा लिखा हुआ सेंटेंस के स्टार्टिंग में इंटरजेक्शन। क्या मिलेगा? इंटरजेक्शन, राइट। उसके बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग, फिर आपका मेन वर्ब, और फिर क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्लियर है? तो अगर मैं इसके लिए एग्जांपल लिख के चलना चाहूं तो हमने लिखा ओह आई एम ruined, ओह मैं बर्बाद हो गया, ठीक है। यानी ये क्या है? एक तरह का एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। अगर हम इसको दूसरे तरफ से लिखना चाहें तो ये हमारा सेंटेंस, इसी सेंटेंस में हमको स्टार्टिंग में नजर आता है क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब सारा वर्ड। उसके बाद हम लोगों को मिलता है ए या एन, फिर मिलता है आपका एडजेक्टिव, फिर आपका नाउन मिलता है, और आखिर में नोट आपका एक्सक्लेमेशन साइन रहता है। हमने कहा व्हाट अ लवली सीन, क्या सुंदर दृश्य है, राइट। तो ये आपका जो है सेंटेंस हुआ आपका, जिसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर है? तो ये 5 सेंटेंस होते हैं, सिंपल के, कॉम्प्लेक्स भी है और कंपाउंड भी है। इसको हम लोग केमिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में समझेंगे। क्लियर है यहां तक की बातचीत? चलिए, तो ये हम लोगों ने समझा सेंटेंस, यानी वर्ड का अगर हम फॉर्मेशन तैयार करके चलते हैं तो उसकी जो मीनिंगफुल चीजें होती है यूनिट, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, राइट। और अगर हम इसकी दूसरी तरफ बात करके चले, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसको हम बोल के चलते हैं फ्रेज। तो सेंटेंस के बाद अगली कैटेगरी हमारी जो आती है वो फ्रेज की है। हमने कहा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी बिना मीनिंग कंप्लीट के अगर कोई वर्ड का ग्रुप है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। जैसे अगर हमने लिखा राम एंड श्याम, क्या इसका कोई मतलब है? बोलेंगे नहीं सर, ये ग्रुप तो वर्ड का है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज कॉल्ड फ्रेज, राइट। अगर हम इस फ्रेज को समझना चाहें तो ये फ्रेज बेसिकली आपका जो है 3 टाइप का होता है। सबसे पहला नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, और तीसरा एडवर्ब फ्रेज। ये 3 तरह के फ्रेज होते हैं। मैं इसको बारीकी से फ्रेज वाले चैप्टर पे लेकर चलूंगा। तो यहाँ तक की बातचीत क्लियर है? बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ तक की बातचीत आप सभी को क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल की ओर, जहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंटेंस एनालिसिस की। ये सेंटेंस एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आपने सेंटेंस को ही नहीं समझा तो फिर सारी की सारी बातचीत हमारी अधूरी रह जाएगी। इस वजह से सेंटेंस को बेहतरीन तरीके से समझना जरूरी है, और इसी से हमारा अलग अलग प्रकार का एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो अगर हम अरेंजमेंट को समझ के चलेंगे तो यहाँ पर मैं सेंटेंस एनालिसिस के लिए जो है सवाल तैयार कर रहा हूँ। सेंटेंस एनालिसिस से हम लोगों को क्या समझ आता है, आप ध्यान दे करके समझें।
काफ़ी बेहतरीन है सेंटेंस एनालिसिस, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे सेंटेंस को अगर नहीं समझे तो सारा का सारा खेल जो है आपका बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? आइए, तो पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है, श्रेया हैज डिसाइडेड द टीम। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करके चलते हैं, इसके एनालिसिस की बात करके चलते हैं, तो क्या समझ आता है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं इसके लिए थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। किसी भी सेंटेंस में अगर आप उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो स्ट्रक्चर में आपको जो है सबसे पहला, अगर हम छोटी सी बातचीत करें, सब्जेक्ट मिलता है, राइट। उसके बाद आपको हेल्पिंग मिलेगा, फिर आपको मेन वर्ब मिलेगा, और फिर आपको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस सेंटेंस को देख करके चले तो समझ ये आ रहा है कि श्रेया जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस का है तो क्या, सब्जेक्ट है, राइट। अगर हम हैज की बात करते हैं तो हैज अपने आप में क्या हुआ, वर्ब हुआ, जो कि किस कैटेगरी से है, हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी से है। अगर हम डिसाइडेड की बात करें, ये हुआ आपका मेन वर्ब, और द टीम जो है आपका हुआ तो क्या, ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? इसका मतलब हमको समझ आया कि किसी भी सेंटेंस में ये मेन थीम होता है, बेसिक स्ट्रक्चर इसका है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमने लिखा दूसरा सेंटेंस, देवदास लव्स पारो। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देख के चलते हैं तो देवदास जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट, लव्स मेन वर्ब, और पारो आपका हुआ तो क्या, नाउन, जो कि ऑब्जेक्ट की कैटेगरी को दिखाता है। यानी ये छोटी सी बात है हमारी, यहां तक आप चीजों को समझ रहे होंगे। अगला सेंटेंस है नंबर 3 पे, द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज हैज डिसाइडेड द टीम या द कैंप। इसका मतलब समझ आया कि इस सेंटेंस में अगर देखते हैं तो प्रिंसिपल हुआ तो क्या, सेंटेंस का सब्जेक्ट, राइट। ये आपको नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। तो ये सर जो लिखा हुआ है दिस कॉलेज, ये क्या है, राइट। थोड़ा सा समझ के चलेंगे। जब कभी भी, ये दूसरा पॉइंट हुआ आपका, जब कभी भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, प्रेपोजिशन, जब कभी भी लिखा हुआ मिल जाता है आपका प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको कुछ भी लिखा हुआ यहाँ मिलता है, डेट इज कॉल्ड, इसको हम जिस नाम से जानते हैं वो आपका है एडजंक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं पार्टिटिव। क्या बोलते हैं, पार्टिटिव, राइट। यानी दो नाम से हम लोग जो है नेटिव स्पीकर इसको बताते हैं। यानी ये आपका हुआ एडजंक्ट, क्या बोल सकते हैं सर, एडजंक्ट। क्लियर? ये हुआ आपका जो भी बातचीत जिसको हमने कहा हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ मेन वर्ब, और फिर ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो हम देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि आखिर सेंटेंस को हम किस हिसाब से समझ के चल सकते हैं। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीखा सीखा विल गो होम। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करके चले तो सीखा हुई तो क्या, सेंटेंस का सब्जेक्ट, राइट। विल हुआ अपने आप में हेल्पिंग, गो हुआ मेन वर्ब, और होम हुआ क्या है, तो ये आपकी कैटेगरी अगर हम बात करें इसको हम लोग एडवर्ब के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए, ये हमारी छोटी सी बातचीत हो गई। अगला बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। नंबर 5 जो लिखा हुआ है इसको समझ के चलिएगा। हमने कहा द बॉयज हैव सीन द प्लेस। इस क्वेश्चन में अगर हम देख के चलें तो क्या समझ आता है, बॉयज सेंटेंस का सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, सीन मेन वर्ब, और द प्लेस आपका हुआ तो क्या, ऑब्जेक्ट हुआ। यानी हम लोगों ने यहाँ पर 5 सेंटेंस देखा जहां से ये मालूम चल पाया कि किस तरह से हम लोग जो है सेंटेंस को एनालाइज करते हैं, राइट। तो यहाँ तक की बातचीत आई थिंक सभी को क्लियर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर सेंटेंस एनालिसिस में।
काफ़ी खूबसूरत माहौल होता है हमारा सेंटेंस एनालिसिस का, क्योंकि अगर आपने सेंटेंस नहीं सीखा तो सेंटेंस अरेंजमेंट डैमेज होगा, आपकी पूरी की पूरी जो है इंग्लिश डैमेज हो जाएगी, क्योंकि सेंटेंस से बड़ा इंग्लिश में कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बात करना चाहेंगे थोड़ा सा और। अगला सेंटेंस है नंबर 6, संजीव इज अ नाइस डॉक्टर। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। हमने कहा संजीव इज अ नाइस डॉक्टर। अगर हम इस क्वेश्चन में अगर बात करके चलते हैं तो संजीव हुआ तो क्या, संजीव सब्जेक्ट, इज जो है आपका हेल्पिंग लिखा हुआ, और अगर हम अ नाइस डॉक्टर कहें ये ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा समझ के चले तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है, किसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट का। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोगों को कभी कभी, सुन रहा है ना तू, अगर कभी कभी हम लोग को ऑब्जेक्ट की जगह मिलता है सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम लोगों को मिलता है ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इस ऑब्जेक्ट को जिस नाम से जानते हैं इसी को हम कहते हैं, अगर हम लेकर के चले इस जगह पर, हम बोलते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो ये हमारी छोटी सी बातचीत हो गई, यानी ऑब्जेक्ट के जगह हमको मिलता है सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे बात करने जा रहे हैं। हमने लिखा ही बिकेम अ डॉक्टर। आप देखिए डॉक्टर कौन बना, जाहिर सी बात है ही, यानी ही तो हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये जो बिकम लिखा हुआ है ये हुआ आपका वर्ब, राइट। और अगर हम डॉक्टर की बात करें तो ये बेसिकली क्या हुआ, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्लियर है? तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है, ये सब्जेक्ट की ही इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है, तो इस चीज को आप बारीकी से समझ करके चलेंगे। हम आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।